Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज the doctor orders 2% nitroglycerin ointment in a 1-inch dose every 12 hours. Proper application of nitroglycerin ointment includes किसी पेशेंट की बॉडी पर 1 इंच एरिया में आपको 12 घंटे में एक बार 2% नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन अप्लाई करनी है, लगानी है। 1 इंच का मतलब होता है 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे आपको 12 घंटे में एक बार नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट लगाना है। इस मेडिसिन को लगाने के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कहता है रोटेट एप्लीकेशन साइट, यानी कि आपको नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट एक ही जगह पर बार बार नहीं लगाना है। ऑप्शन बी कहता है लिमिटिंग एप्लीकेशन टू द चेस्ट, इस मेडिसिन को हम सिर्फ क्लाइंट के चेस्ट एरिया पर ही लगा सकते हैं। ऑप्शन सी रबिंग इट इनटू द स्किन, आप इसे स्किन पर लगाकर रब करेंगे, मालिश करेंगे। ऑप्शन 4 कहता है कवरिंग इट विथ अ गॉज ड्रेसिंग, इसे लगाने के बाद गॉज ड्रेसिंग से उस एरिया को कवर करना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट लगाने के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है कि नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट को स्किन पर लगाकर गॉज ड्रेसिंग से हम कवर करेंगे। ये स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा। याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट में आप नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उस एरिया को हम थिन पेपर सब्सटेंस से बनी ड्रेसिंग से कवर करते हैं, ना कि गॉज ड्रेसिंग से। नोट कर लीजिएगा, थिन पेपर ड्रेसिंग, thin paper dressing material used to cover the skin area where you just have applied the nitroglycerin ointment medicine. अब यहां पर ऑप्शन सी की बात की जाए
इस मेडिसिन के एप्लीकेशन के बाद इसे रब किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, मालिश किया जाएगा, जो कि एक गलत ऑप्शन माना जाएगा। कभी भी नाइट्रोग्लिसरीन स्किन पर लगाने के बाद रबिंग नहीं की जाती, मसाज नहीं की जाती। इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिमिटिंग एप्लीकेशन टू द चेस्ट। हम इस नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट को सिर्फ और सिर्फ चेस्ट एरिया में ही लगा सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका सही नहीं है। नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट चेस्ट के अलावा अपर आर्म्स में और बैक एरिया में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल हम रेक्टल रूट में एनाल फिशर वाले पेशेंट में एनाल फिशर के कारण जो पेन होता है उसके ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इस नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट को हम लोअर एक्सट्रीमिटीज में नहीं लगा सकते। ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एक बार फिर से लिखिएगा, समझिएगा कि इसे हम चेस्ट एरिया में लगा सकते हैं, अपर आर्म पर लगा सकते हैं, बैक एरिया में लगा सकते हैं, इन सभी साइड्स पर लगा सकते हैं, बट नॉट एट लोअर एक्सट्रीमिटीज। हम इसे पैरों पर नहीं लगा सकते, लोअर एक्सट्रीमिटी पर नहीं लगा सकते। सो ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फाइनली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन ए, रोटेटिंग एप्लीकेशन साइट। आपने डायबिटीज वाले पेशेंट जो कि इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं उनके बारे में ये पढ़ा होगा कि अगर इंसुलिन इंजेक्शन एक ही साइट पर लगातार लिया जाए तो वहां पर लिपोडिस्ट्रोफी कंडीशन हो सकती है, वहां के टिश्यू डेड हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो इन डायबिटीज वाले पेशेंट को हम जिस जगह पर आपने आज इंजेक्शन लिया है, अगला इंजेक्शन उस पर्टिकुलर साइट पे ना लगाकर उससे कम से कम 1 इंच की दूरी पर लगाने के लिए कहा जाता है। यही चीज हम नाइट्रोग्लिसरीन के लिए भी क्लाइंट को समझाते हैं कि अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन को एक ही जगह पर बार बार लगाएंगे तो वहां की स्किन में इरिटेशन हो सकती है, और स्किन इरिटेशन से बचने के लिए प्रीवियस नाइट्रोग्लिसरीन जिस साइट पर लगाई गई थी वहां से कुछ हटकर हमें इस मेडिसिन को अप्लाई करना है। आप चाहें तो यहां पर इसका रैशनल भी लिख लीजिएगा, रोटेटिंग एप्लीकेशन साइट टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन। स्किन इरिटेशन से बचने के लिए हम इस प्रकार से इसे अप्लाई करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली बात, नाइट्रोग्लिसरीन जो मेडिसिन है ये एक वैसोडाइलेटर ड्रग है। इट इज अ वैसोडाइलेटर ड्रग। वैसोडाइलेटर ड्रग का मतलब होता है जैसे ही ये मेडिसिन बॉडी में जाती है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, यानी उन्हें उनके डायमीटर को बढ़ा देती है, उनके साइज को बढ़ा देती है ताकि ज्यादा मात्रा में ब्लड हार्ट तक पहुंच सके और हार्ट में ब्लड सप्लाई रुकने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो इस्चीमिया हो रहा था, जिसके कारण एंजाइनल पेन हो रहा था, वो चीज ब्लड सप्लाई प्रॉपर होते ही, ऑक्सीजन के पहुंचते ही सबसाइड हो जाएगी। क्लाइंट को इस चीज से रिलीफ मिल जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन को हम मोस्टली सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। लिख लीजिएगा, इसे हम जनरली सबलिंगुअल रूट से देते हैं, यानी टंग के नीचे रख के इस टैबलेट को दिया जाता है। कई बार इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर अगर पेशेंट आईसीयू में है जहां पर प्रॉपर कार्डियक मॉनिटरिंग आदि की फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम यहाँ पर इसे आईवी रूट से भी दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑइंटमेंट का रूप बताया गया है वो तो है ही।
इस मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो इसमें हेडेक देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट अबाउट पैरासेंटेसिस इज। पैरासेंटेसिस प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कहता है एम्प्टी द ब्लैडर टू अवॉइड इंजरी टू द ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को शुरू करने से पहले हम क्लाइंट को ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहेंगे, यानी कि यूरिन पास करने के लिए कहेंगे, ताकि उसमें प्रोसेस के दौरान इंजरी ना हो। ऑप्शन बी कहता है इट कैन बी डन एट 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस इन द मिडलाइन। पैरासेंटेसिस प्रोसीजर जो है अम्बिलिकस यानी नाभि से 2 सेंटीमीटर नीचे मिडलाइन पर किया जा सकता है। ऑप्शन सी कहता है इट कैन बी डन एट 5 सेंटीमीटर superior and medial to the anterior superior iliac spine on either side। इस प्रोसेस को हम सुपीरियरली, मीडियली, एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर ऊपर किसी भी तरफ कर सकते हैं। ऑप्शन डी कहता है ऑल द अबव, ये सभी सही हैं। The right answer is option D। यहां पर बताए गए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पैरासेंटेसिस प्रोसीजर होता क्या है। इसे समझिएगा, फिर इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। पैरासेंटेसिस वह प्रोसीजर है जो कि एसाइटिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। एसाइटिस क्या है? एसाइटिस वह कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है, और इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी के कारण बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है और क्लाइंट की पेरिटोनियल कैविटी में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, जिसके कारण उसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ, निकला हुआ, उभरा हुआ दिखाई देता है। पर्सन बिल्कुल पतला दुबला रहेगा, लेकिन उसका पेट जो है बहुत ज्यादा फूला हुआ होगा, क्योंकि उसके पेट में यानी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है। इस एक्सेस एब्नॉर्मली कलेक्टेड फ्लूइड को हम इंजेक्शन डालकर बाहर निकालते हैं। यही प्रोसेस पैरासेंटेसिस है। अगर किसी क्लाइंट में पेरिटो डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक पर्पस से पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद फ्लूइड को निकाला जाता है, तो ये प्रोसीजर पैरासेंटेसिस टेक्निक कहलाती है। नोट करिएगा इसके बारे में। प्रोसीजर in which needle or catheter inserted into peritoneal cavity to obtain ascitic fluid for diagnostic or therapeutic purpose।
अगर किसी व्यक्ति में डायग्नोस्टिक यानी डिजीज को पता करने के उद्देश्य से या फिर किसी कंडीशन के ट्रीटमेंट यानी थेराप्यूटिक पर्पस से पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद फ्लूइड को हम कैथेटर या निडल डालकर बाहर निकाल रहे हैं, तो ये प्रोसीजर पैरासेंटेसिस कहलाता है। पैरासेंटेसिस प्रोसीजर के अंदर हम अम्बिलिकस से 2 सेंटीमीटर नीचे, नाभि से 2 सेंटीमीटर नीचे बॉडी की मिडलाइन एरिया पर निडल इंसर्ट करते हैं। जब ये निडल इंसर्ट की जाती है तो ये निडल ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को रप्चर ना कर दे, उसमें अंदर ना चली जाए। इस चीज से बचने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इस प्रोसेस से पहले हम क्लाइंट को यूरिन पास करने के लिए कहते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद जो ये तीसरा ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा था, इसे भी समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और ये इस पेशेंट की पेल्विक एरिया की बोन है, कूल्हे वाली ये बोन है, इसे आप एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज, दिस पार्ट पर्टिकुलरली, दिस पार्ट इज नोन एज एंटीरियर यानी आगे की तरफ, सुपीरियर यानी ऊपर वाला, और आइलियक बोन का पार्ट, आइलियक बोन का आगे वाला ऊपर वाला पार्ट, इस आगे वाले ऊपर वाले पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि मीडियल एरिया में 5 सेंटीमीटर ऊपर, ये नाभि वाला हिस्सा है अम्बिलिकस, इस मिडलाइन से 5 सेंटीमीटर ऊपर हम निडल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन दोनों तरफ की बोन से आप इसे हाथ लगाएंगे तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाते समय इसी बोन को आप लैंडमार्क मान के आप फिर आईएम इंजेक्शन की साइट को सेलेक्ट करते हैं। तो इस एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन बोन जो कि दोनों तरफ है, इसके बिल्कुल बीचों बीच और 5 सेंटीमीटर ऊपर हम निडल को इंसर्ट कर सकते हैं पैरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए। होपफुली ये पूरा प्रोसेस अब आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा। क्वेश्चन इज, the nurse is planning room assignments for the next day. Which client should be assigned to a private room if only one is available? 4 पेशेंट्स हैं और हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही प्राइवेट रूम अवेलेबल है। इन चारों में से किस पेशेंट को सबसे ज्यादा प्राइवेट रूम में शिफ्ट करने की आवश्यकता है, इसके हिसाब से आपको आंसर करना है। कौन सा पेशेंट प्राइवेट रूम में रखना सबसे जरूरी है, ये आंसर आपको बताना है। कशिंग डिजीज के पेशेंट को, डायबिटीज वाले पेशेंट को, एक्रोमेगैली वाले पेशेंट को, या फिर माइक्सीडीमा वाले पेशेंट को। ऑप्शन डी के अंदर माइक्सीडीमा वाला पेशेंट बताया गया है, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो इस प्रकार के पेशेंट ना तो दूसरों के लिए रिस्क होते हैं, ना उन्हें किसी प्रकार का रिस्क रहता है। इन्हें हम आसानी से वार्ड में दूसरे पेशेंट्स के साथ रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी के अंदर एक्रोमेगैली कंडीशन दी गई है। एक्रोमेगैली कंडीशन ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होने के कारण होती है, अडल्ट्स के अंदर होती है। इसके वजह से उनकी नोज, फिंगर्स आदि का साइज एबनॉर्मली लॉन्ग हो जाता है। सो इन पेशेंट्स को भी हम वार्ड में इजीली रख सकते हैं, इन्हें प्राइवेट रूम की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर डायबिटीज के पेशेंट बताए गए हैं। डायबिटीज के पेशेंट को दूसरे पेशेंट्स के साथ रखा जा सकता है, इनमें या इनकी वजह से दूसरों को किसी प्रकार का रिस्क होने की संभावना लगभग ना के बराबर रहती है।
फाइनली हमारे पास ऑप्शन ए बचता है कि हम इस कुशिंग डिजीज वाले क्लाइंट को प्राइवेट रूम देंगे, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन भी है। कुशिंग डिजीज एड्रिनोकॉर्टिकल हाइपर सिक्रीशन के कारण होती है, यानी सिंपली कहें तो इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगता है और कॉर्टिसोल हार्मोन के सिक्रीशन के कारण इस क्लाइंट का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, पर्सन इम्यून सप्रेस्ड हो जाता है और अगर ये थोड़े बहुत भी किसी इंफेक्शन के कांटेक्ट में आए तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस इंफेक्शन के रूप में डेवलप हो सकती है। तो इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण इस कुशिंग डिजीज के पेशेंट को हम दूसरे पेशेंट के साथ न शिफ्ट करके प्राइवेट रूम में शिफ्ट करना प्रिफर करेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। कुशिंग डिजीज से ही कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि मून फेस, बफेलो हम्प, सुप्रा क्लेविकुलर फैट पैड, थिन एक्सट्रीमिटी, ये सब किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं? तो आंसर रहेगा कुशिंग डिजीज। सिंपली कहें तो कुशिंग डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनके हाथ पांव यानी एक्सट्रीमिटीज तो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, लेकिन उनका जो सेंट्रल पार्ट है, पेट वाला हिस्सा है, ये बहुत ज्यादा ओबेस होता है। इसलिए हम इसे सेंट्रल ओबेसिटी या ट्रंकल ओबेसिटी पेशेंट के नाम से भी जानते हैं और इनका चेहरा देखने पर मून फेस के रूप में देखा जाता है और इनके पीछे एक फैट का पैड कमर में कंधे के बीच में निकल जाता है, जिसे बफेलो हम्प के नाम से जाना जाता है। ये सभी चीजें यहां से पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। Question is, the nurse collect a urine specimen from a client for a culture and sensitivity analysis. Which of the following is correct care of the specimen? किसी पेशेंट में कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने के लिए आपने यूरिन का स्पेसिमेन लिया, सैंपल लिया और इस सैंपल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से सबसे सही है उसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, प्रॉम्प्टली सेंड द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी, आप इस स्पेसिमेन को तुरंत लैब में भेज देंगे। ऑप्शन टू, सेंड द स्पेसिमेन विद द नेक्स्ट पिकअप, जब अगली बार कोई सैंपल कलेक्ट करने के लिए आए तब इस स्पेसिमेन को आप उसके साथ भिजवा सकते हैं। ऑप्शन थ्री, सेंड द स्पेसिमेन द नेक्स्ट टाइम अ नर्सिंग असिस्टेंट इज अवेलेबल, जब नर्सिंग असिस्टेंट अवेलेबल हो तब आप इसे आराम से भेज सकते हैं। ऑप्शन फोर, store the specimen in refrigerator until it can be sent to the laboratory, आप इस स्पेसिमेन को तुरंत रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें जब तक कि इसे लैब में ना भेजा जाने वाला हो। चूज योर आंसर वाइजली। यहां पर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में आपको कुछ बातें बता देते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल में आईसीयू में आप ड्यूटी कर रहे हैं और कोई ऐसा पेशेंट आपने हैंडल किया जो काफी समय से बीमार है और उसके अंदर हाई फीवर बना रहता है। जब आप उसे इंजेक्शन देते हैं पैरासीटामोल का तो कुछ समय के लिए फीवर रिड्यूस होता है और वापस लगातार फीवर उसमें आता ही रहता है और हाई ग्रेड फीवर रहता है। आपने अलग अलग एंटीबायोटिक मेडिसिन दी लेकिन उससे भी ये चीज ठीक नहीं हो रही है, तो फाइनली आप इस चीज की जानकारी करना चाहेंगे कि इसके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण इसमें फीवर नहीं ठीक हो रहा।
तो आप इस पेशेंट का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएंगे और कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के द्वारा हमें यह पता चल जाएगा कि इस पेशेंट की बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसके आइडेंटिफाई होते ही हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो सबसे इफेक्टिव ड्रग होती है उसे यूज करेंगे, उसे क्लाइंट को देंगे और इससे क्लाइंट बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट का इस्तेमाल बॉडी में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसे टू द पॉइंट एग्जैक्टली पता करने के लिए किया जा सकता है। अब आपका आंसर यहां पुट कीजिएगा। देखिएगा, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट को आप नेक्स्ट पिकअप आने तक का वेट करते हुए नहीं सेंड करेंगे। नर्सिंग असिस्टेंट अवेलेबल होगा जब आप इसे भेजेंगे, ये चीज सही नहीं है। आपने जैसे ही इस सैंपल को कलेक्ट किया, आप तुरंत इस सैंपल को लैब में भिजवाएंगे। अगर किसी वजह से आप नहीं भिजवा पा रहे हैं तो इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो ऑप्शन 1 ही रहेगी, इसलिए हमने ऑप्शन 4 को सही नहीं मानकर 1 को सही माना है। जैसे ही आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी का सैंपल कलेक्ट किया, उसे सबसे पहले आपको लैब में भिजवाना है। अगर आप इसे तुरंत लैब में नहीं भिजवाते हैं तो इस सैंपल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे और जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे, फॉल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनएबिलिटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल to fill or pump sufficient blood to meet the needs of the tissue for oxygen and nutrient is। हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल यदि पूरी तरह से ब्लड से भर नहीं पा रहा या फिर इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो कम हो गई है, जिसके कारण ये पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहा, तो इस सिचुएशन में शरीर की जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कहता है डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी कहता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी कहता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी कहता है राइट वेंट्रिकल। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना हमेशा से बेहतर रहा है। यहां पर अब ऑप्शन ए एंड बी में कंफ्यूजन है। देखिएगा, डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर यहां पर आंसर नहीं होगा, यहां पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। यदि हमारा हार्ट शरीर की टिश्यूज की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता तो ये कंडीशन हार्ट फेलियर कहलाती है। और ये कंडीशन यदि धीरे धीरे डेवलप हो तो इसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर का सिंपली यदि आप मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब है कि हार्ट में स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी के कारण जितने फिजियोलॉजिक प्रेशर के साथ इसमें ब्लड आना चाहिए या इसके द्वारा इजैक्यूलेट किया जाना चाहिए वो नहीं कर पाना डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर कहलाता है। क्वेश्चन इज, a healthcare provider has been exposed to hepatitis B through a needle-stick injury. Which of the following drugs should the nurse anticipate administering as post-exposure prophylaxis? मान लीजिए कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है,
वो किसी पेशेंट जो कि हेपेटाइटिस बी को इंजेक्शन लगा रहा था, इंजेक्शन लगाने के बाद वही इंजेक्शन या वो निडल इस हेल्थ केयर प्रोवाइडर में प्रिक हो जाती है, चुभ जाती है, तो कहीं उसे भी हेपेटाइटिस बी ना हो जाए, इसके लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन बी इंटरफिरॉन, 3 hepatitis B surface antigen, 4 amphotericin B। आइए वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कोविड के टाइम में आपने इस एम्फोटेरिसिन बी मेडिसिन का नाम काफी ज्यादा सुना होगा। इट इज अ एंटी फंगल ड्रग। ये एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि फंगस इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला। इसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ऑप्शन 2 के अंदर बताया गया है इंटरफिरॉन ऑप्शन, ये भी यहां पर सही नहीं माना जाएगा बिकॉज इंटरफिरॉन की सहायता से हम हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि इसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समझिएगा, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है। पोस्ट एक्सपोजर यानी पेशेंट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आ चुका है, यानी उसका एक्सपोजर हो चुका है, क्लाइंट को अब निडल प्रिक हो चुकी है और इसमें लेकिन अभी हेपेटाइटिस बी हुआ नहीं है, तो एक्सपोजर के बाद उसे हेपेटाइटिस बी ना हो जाए, इससे सुरक्षा देने हेतु प्रोफाइलैक्टिकली हम उसे जो वैक्सीन देंगे, जो ट्रीटमेंट देंगे, वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट कहलाएगा। और यहाँ पर इस पर्पस के लिए हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोब्यूलिन का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले ही हम हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शंस लगवा देते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश निडलिस्टिक इंजरी हो जाए तो फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोब्यूलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरफिरॉन का इस्तेमाल ट्रीटमेंट में किया जाता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन इज मायोटिक्स आर ड्रग्स विच, मायोटिक ड्रग्स क्या करती हैं ये आपको बताना है। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई, मायोटिक ड्रग्स आई की प्यूपिल को डायलेट कर देती हैं। बी डायलेट द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं। ऑप्शन सी कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं। ऑप्शन डी कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ आई, ये आंखों की पुतलियों को यानी प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, सिकोड़ देती है।
यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन रहता है, एक वर्ड होता है मायोटिक ड्रग्स और दूसरा होता है माइडियाट्रिक ड्रग्स। माइड्रियाटिक ड्रग्स, इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होता है, लेकिन मायोटिक और माइड्रियाटिक ड्रग्स में हमेशा कंफ्यूजन भी बना रहता है। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि मायोटिक ड्रग्स क्या काम करती हैं, तो आप बताएंगे कि ये आंखों की पुतली को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, यानी कि छोटा करती हैं। जबकि इसके ऑपोजिट जो माइड्रियाट्रिक ड्रग्स हैं, ये डायलेट करती हैं प्यूपिल्स को, डायलेट प्यूपिल। अब इन्हें याद कैसा रखा जाए? माइड्रियाटिक्स ड्रग को याद रखने के लिए इसके अंदर माइड्रियाटिक्स में डी आता है और डी से डायलेट वर्ड को याद रखें, इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मायोटिक के अंदर तो सिंपली कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जबकि माइड्रियाटिक्स यानी डायलेट, डी से डायलेट यानी प्यूपिल को डायलेट करने वाली मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which vitamin is also known as anti-sterility vitamin? एंटी-स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन के को, विटामिन सी को, विटामिन ई को, विटामिन ए को? The right answer is option C, विटामिन ई। विटामिन ई को हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं। यहां पर इस बारे में भी जान लीजिए कि कैसे विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटी सिचुएशन कॉज करता है। विटामिन ई हमारे शरीर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उनको एनर्जाइज करता है, ताकि वो रिप्रोडक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें और रिप्रोडक्शन करवा सकें। अगर शरीर में इस विटामिन ई की कमी होती है तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वो श्रिंक होने लगती हैं, उनकी कैपेसिटी कम होने लगती है और फाइनली क्लाइंट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इसी वजह से विटामिन ई को हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, ऑलिव ऑयल के अंदर पाया जाता है, साथ ही साथ जर्म ऑफ सीड के अंदर भी ये पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।